So we'll start with next question. Example 6.13. Two tuning forks having frequencies 320 Hz and 340 Hz. ये दोनों frequency दो tuning fork के हैं. Remember, these are not the frequencies produced by the same tuning fork. अगर वैसा बोला होगा तो फॉर्मूला अलग होता है. ये दो अलग अलग tuning fork है. एक का 320 Hz है, एक का 340 Hz है. Are sounded together to produce sound waves. Velocity of sound in air is 326.4 meter per second. Find the difference in wavelength of this wave. Simple question है ये भी. तो आपको गिवन में दिया हुआ है दो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी N1 इक्वल टू 320 हर्ट्ज एंड N2 इक्वल टू 340 हर्ट्ज. स्पीड आपको दिया हुआ है 326.4 मीटर पर सेकेंड. आपको पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन वेवलेंथ. मतलब लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 या फिर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 को डिसाइड करना पड़ेगा. वो हमको देखना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा. फ्रीक्वेंसी कम है पहले का तो वेवलेंथ ज्यादा होगा. पहले का मतलब फाइंड करना है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2. देन फॉर्मूला तो सिंपल ही है. It's too simple. V equal to n lambda, lambda equal to V by n. So therefore, lambda 1 minus lambda 2 is V by n1 minus V by n2. So this is equal to V common 1 by n1 minus 1 by n2. Substitute values and solve. बस calculations ही करने हैं अभी. तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू V की वैल्यू थी 326.4. ओके, देन so it is 326.4. 1 by n1. n1 कितना था 320. n2 कितना है 340. 340 माइनस 320 is 20 अपॉन 320 इंटू 340. 1 का एंड ठीक है 17 का 16 का जो भी है. अब देखो आंसर क्या आएगा इसका. अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ये जो नंबर है ना ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है लिटिल बिट. और नीचे 17 को 16 मान लो. What is 1 upon 16? 0.0625. तो आंसर 0.06 इसके आसपास आना चाहिए. देख लेते हैं. एमसीक्यू तो नहीं है हमारे पास, ऑप्शन तो नहीं होंगे तो हम लोग करके देख लेते हैं. 362.4 2.4 डिवाइडेड बाय 320 था ना. 1.02 डिवाइड बाय 17 0.06. 0.06 मीटर ना. चलो अगला क्वेश्चन. सो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10th हो गया था, 11th भी हो गया था, 12th पेंडिंग है. विल कम टू दिस क्वेश्चन अगेन. 12th पे आते हैं सिक्वेंशियली. पहले 14 के आगे सब कर लेंगे क्योंकि 14 15 सब बाकी है हमारे. तो 14, two wires of same material and same cross sectional area are stretched on a sonometer. One wire is loaded with 1.5 kilogram and another is loaded with 6 kilogram. मतलब tension is 1.5 G, दूसरे में 6 G. The vibrating length of first wire is 60 centimeter. Length L1 is 60 centimeter, and its fundamental frequency of vibration is the same as that of second wire. तो पहले और दूसरे वायर का फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सेम बोला है. कैलकुलेट वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द अदर वायर. तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी. गिवन में क्या क्या बोला है पहले देख लो. मटेरियल सेम और एरिया भी सेम, तो फिर स्मॉल m मतलब लीनियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट. वन वायर इज लोडेड विथ, तो टेंशन T1 विल बी m1G. G के लिए सब्स्टिट्यूट करने का कोई मतलब नहीं है तो 1.5G. टेंशन T2 इज m2G, दैट इज 6G. ओके. The vibrating length of first wire is 60 centimeter. उसके बाद आपको बोला है दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है सेम है. तो N1 इक्वल टू N2 है. तो ये कांस्टेंट है, मतलब N इज कांस्टेंट बेसिकली. और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है
क्या फाइंड करना है? वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ सेकंड वायर, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज L2। तो पहले तो फॉर्मूला डेवलप कर लो, इट्स टू सिंपल। n इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ t बाय m। अब इसमें ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, बराबर। मतलब मैं ऐसा करता हूँ, लेंथ इक्वल टू 1/2n रूट ऑफ t बाय m करता हूँ। n और m कांस्टेंट्स है, तो फिर लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L is proportional to root of T since N and M are constants. Okay, हो गया, फिर फॉर्मूला बन गया, डन। तो फॉर्मूला बन गया तो सोल्यूशन भी आ जाएगा। L2 फाइंड करना है ना तुमको। L2 बाय L1 इज रूट ऑफ T2 बाय T1, तो रूट ऑफ 6G अपॉन 1.5G फोर द, तो L2 बाय L1 इज 4 का रूट मतलब 2। हाँ तो 2 आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2। तो L2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1, मतलब 2 इंटू 60, दैट इज 120 सेंटीमीटर, मतलब 1.2 मीटर। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pipe closed at one end can produce overtones at frequencies 640, 896 and 1152 hertz. Calculate the fundamental frequency. मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले ही सॉल्व करके दिया है, थ्योरी में मैंने बताया था। अगर पाइप क्लोज एट वन एंड है तो किसी भी दो सक्सेसिव ओवरटोन्स का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, बराबर। तो फिर कोई भी दो ले लो, एक काम करेंगे, अगर ये पहला ओवरटोन है तो ये सेकंड है और ये थर्ड, आपके ऊपर है। ओके, सो लेट N1 बी द फर्स्ट ओवरटोन, N2 be the frequency of second overtone. Of course, मैं फर्स्ट ओवरटोन बोलता हूँ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन उसका मतलब होता है, और ये आएगा N3, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन। आपको क्या पूछा है? फंडामेंटल। वी नो दैट, व्हाट डू यू नो इज pth ओवरटोन इज ऑलवेज 2p plus 1 into n, where n is fundamental frequency, where n is fundamental frequency। इवन तो आपको पता भी हो, आपको सब लिखना पड़ता है वहां पे, वो बताना पड़ता है कि ये क्या पैरामीटर है, वो क्या पैरामीटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सपोज टू टेल। हो गया। तो देयरफॉर व्हाट इज N1? 3n, 3n आएगा ना। अरे 2p+1, हाँ, तो आ जाएगा 3n, एंड N2 क्या आएगा? 5n। तो 2 into 2 plus 1n मतलब 5n। So therefore you will have N2 minus N1 as 5n minus 3n, that is equal to 2n। N2 की वैल्यू कितनी बोली है? 896, और ये कितना है? 640, equal to 2n। How much is the difference? 256। तो n equal to 120 हर्ट्ज, 128 हर्ट्ज का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया। ओके, तो आइडियली स्पीकिंग करना ये चाहिए था। आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है, मेथड भी सही है, क्योंकि तुमको पता नहीं कि ये फ्रीक्वेंसीज कौन से ओवरटोन के हैं। तो हमारे ऊपर होता है, हमने पहले फ्रीक्वेंसी को N1 बोल दिया, हमारे ऊपर होता है वो, हम जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि NP इज pth ओवरटोन, बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका फ्रीक्वेंसी तुमको पता है, NP इक्वल टू क्या आएगा? 2p+1 इंटू फंडामेंटल। फिर जो अगला फ्रीक्वेंसी है ना, वो NP+1, दैट इज p+1 ओवरटोन। तो जहां पे तुमको P दिख रहा है ना, वहां पे से p+1 सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब 2p+1, तो 2p+2+1 मतलब 2p+3, तो 2p+3n। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, NP+1 माइनस NP, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे
तो 2p हो जाएगा कैंसिल, बराबर ना? सही है कि नहीं? हाँ, तो अल्टीमेटली 2n ही आएगा ये, तो दिस इज 2n। फिर वही सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप, वही सेम वैल्यू। ये क्या लिया था तुमने? 896 माइनस 640 इक्वल टू 2n। फिर n तुमको वापस से 128 हर्ट्ज ही मिलने वाला है। तो ऐसा मेथड भी ठीक है, मतलब ये अल्टरनेट वे है। आई जस्ट वॉन्टेड टू अवॉइड राइटिंग दिस मच 2p+1 2p+3। इसके लिए अगला क्वेश्चन, a standing wave मतलब stationary wave is produced in a tube open at both the ends। oh, tube open at both the ends, n 2n 3n 4n, और fundamental frequency is v by 2l। 4l नहीं होता है, 2l होता है। क्लोज में 4l होता है, ओपन में 2l होता है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब? सिंपल। आपको गिवन में दिया हुआ है स्टैंडिंग वेव, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n, कितना दिया n का वैल्यू? कितना दिया हुआ है? 300 हर्ट्ज। v की वैल्यू क्या दी हुई है? 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है? स्मॉल नहीं, लेंथ ऑफ ट्यूब, मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ एयर कॉलम। अब बोलोगे ऐसा क्यों? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम बोल रहे हो स्मॉल एल, ओपन एट बोथ एंड्स ना ये, तो एल प्लस टू ई। तो व्हाट इज स्मॉल एल? एल माइनस टू ई। व्हाट इज ई? 0.3 टाइम्स ऑफ इनर डायमीटर। पता है क्या? नहीं, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को निग्लेक्ट करना पड़ता है एंड करेक्शन, क्योंकि हमारे पास इनर डायमीटर की वैल्यू ही नहीं है, तो सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। तो ऐसे केसेस में ना, यू हैव टू निग्लेक्ट एंड करेक्शन, तो एंड करेक्शन छोड़ देना है यहाँ पे। गुड, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। गुड, देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला है v बाय 2n, और फाइंड क्या करना है? एल। तो व्हाट इज एल? व्हाट इज एल? v बाय 2n हो गया। पुट वैल्यूज एंड सॉल्व। v बाय 2n, व्हाट इज v वैल्यू? 340। 2 into 300। Good. How much is this? 0.56 17। यस, क्योंकि अगर नीचे 340 होता होता तो फिर 340 340 कैंसिल हो जाता, तो बचता क्या? 1/2। व्हाट इज 1/2? 0.5। तो 0.5, लेकिन डिनोमिनेटर में 340 नहीं है, क्या है? 300 है, मतलब 340 से छोटा नंबर है। अगर डिनोमिनेटर का नंबर छोटा हो तो ओवरऑल नंबर बढ़ता है, तो 0.5 से ज्यादा आंसर आएगा। तो 0.56 जो भी आएगा वो आएगा। तो क्या आएगा आपके पास? डिनोमिनेटर में क्या है? 17/300। 0.0, 0.0, नॉट 0.56, 0.056 मीटर। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ यहाँ पे ना 2 1 और 17 लिखा, अभी उड़ा दो इसको, ठीक है? ओके, अभी बराबर है। गुड। क्विक 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 क्विक। आई एम अवेयर ऑफ इट। तो एक रफ आइडिया मिल जाता है आपको। 340/300 है, लेकिन 340/340 ले लो, 1/2 बचा, मतलब 0.5। डिनोमिनेटर में नंबर 340 नहीं था, उससे छोटा था, तो आंसर आपका 0.5 से बड़ा आएगा। टू बी प्रिसाइज 0.5 और 0.6 के बीच में आएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबका ध्यान यहाँ पे। फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स।
मतलब आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n फाइंड करना है, फिर फर्स्ट ऑर्डर मतलब 2n फाइंड करना है, फिर सेकंड ऑर्डर मतलब 3n फाइंड करना है, क्योंकि पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स में यू हैव ऑल द हार्मोनिक्स प्रेजेंट of length 25 centimeter if the speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमको वापस से डायामीटर नहीं दिया, तो जब डायमीटर नहीं दिया तो एंड करेक्शन क्या करते हो, निग्लेक्ट करते हो। तो ये जो पाइप का लेंथ है ना वो एयर कॉलम का लेंथ मान लेना 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 330 मीटर पर सेकेंड। तुमको फाइंड क्या करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड ओवर। फॉर्मूला तो पता है ही। What is the formula for fundamental frequency? V by 2L, पक्का ना? Okay. What is first overtone? Second harmonic. What is second overtone? Third harmonic. So two simple question. N equal to V by 2L. V की वैल्यू 330 और लेंथ कितना है 25 इंटू 10⁻⁻², बराबर। हो गया, हो गया, कितना है 660। देखो सबसे पहला काम करना, एक चीज याद रखना, ये है ना, ये 50 इंटू 10⁻⁻² है, मतलब कितना है 0.5। 0.5 कितना होता है 1/2। तो ये ऊपर गया तो कितना हो गया 660 हर्ट्ज। उसके बाद n1 इक्वल टू 2n, तो 2 इंटू 660 नहीं बता गया 1320। उसके बाद n2 इज 3n, तो 2 इंटू 6 3 इंटू 660 1980 हर्ट्ज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pipe open at both the ends has fundamental frequency of 600 hertz. The first overtone of a pipe closed at one end. Pipe closed at one end का पहला overtone मतलब 3 times of fundamental of closed, ये important है। Okay, so the first overtone of a pipe closed at one end has the same frequency as the first overtone of open pipe. तो उसका पहला ओवरटोन और इसका पहला ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स? वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन आपको सीईटी नीट में भी आते हैं, जेई में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन देके देखेंगे हम लोग। पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल ऑफ ओपन पाइप 600 हर्ट्ज। और क्या बोला है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप and first overtone of open pipe has the same frequencies। और क्या बताया तुमको, बस इतना ही बताया है, गुड, ठीक है। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द टू पाइप्स, मतलब लेंथ ऑफ ओपन पाइप एंड लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप। देन फॉर्मूला में तुमको सिर्फ ये पता होना चाहिए, यू शुड नो, नंबर वन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप is V by 2L, L open. Number 2, fundamental frequency of closed pipe is V by 4L, L closed. Number 3, first overtone of closed pipe is 3 times of fundamental, मतलब आ जाएगा 3V by 4LC. Number 4, first overtone of open pipe, second हार्मोनिक। तो व्हाट इज एनो, लिखा है 2V by 2LO, मतलब V by LO, सिंपल हो गया। तो अगर इतना पता है
So we can start solving. What is given to you? First overtone of closed is equal to first overtone of open. But what is first overtone of closed? 3v by 4lc. बराबर, right? How about this? v by तो फिर v भी हो गया कैंसल, ठीक है, ये हो गया कैंसल. So what is L? What is L open? 4lc by 3. बराबर. अब क्या करेंगे? पहले तो L नॉट फाइंड कर लोगे यहां से. फंडामेंटल दिया है, यस. स्पीड ऑफ साउंड दिया नहीं है, देना चाहिए था. नहीं, वो कैसा है कि 300 के लिए अलग आएगा, 330 के लिए अलग आएगा, 340 के लिए अलग आएगा. तो दे शुड हैव गिवन यू. ठीक है, नहीं दिया तो फिर चेक करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट आई वाज चेकिंग. दे हैव नॉट गिवन दैट. तो अभी वो तो देखना पड़ेगा. 330 है, दे हैव यूज्ड 330, तब जाके आंसर मैच हो रहा है. तो वो देना चाहिए था उन्होंने. दैट्स ओके. So you will have to first solve this. So first we have to solve this now. NO equal to 2 by, sorry, V by, NO equal to V by 2 L open. So L open is V by 2 NO. V by 2 times of fundamental frequency. तो ये दिया नहीं है, लेकिन this would have given into how much? 600. 600 बोला है ना? Yes. 3 का टेबल 11 का. फिर वही बात आ गई. लुक, ऊपर अगर 10 होता, नीचे होता 40. 10 by 40 is 1 by 4, 1 by 4 is 0.25. तो 0.25 के आसपास 0.275 मीटर. 0.275 मीटर, करेक्ट. आंसर सेंटीमीटर में कि मीटर में? सेंटीमीटर में 27.5 आएगा, है ना. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 27.5 सेंटीमीटर. ये हो गया. अब ये मिल गया, तो फिर ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा. तो देयरफॉर लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, यहां से आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ क्लोज पाइप. कितना लेंथ ऑफ क्लोज पाइप? 3 by 4 टाइम्स ऑफ ओपन. तो 3 by 4 टाइम्स ऑफ ओपन पाइप. तो 3 by 4 टाइम्स ऑफ 0.275 मीटर. सॉल्व करो. नहीं, मैं इसी तरीके बताता हूँ. आंसर तो सेंटीमीटर में चाहिए ना तुमको. हाँ, तो एक काम करो, 27.5 सेंटीमीटर. व्हाट इज 3/4 का मीनिंग? 75%. तो 27.5 का 70% कैसे निकालते हो? डेसिमल को शिफ्ट करो, मतलब 27.5 को 2.75 बना लो, इंटू 7 कर लो, हो गया 70%. तो वो कैसे करेंगे अब? ये सारे कैलकुलेशन का ट्रिक है. सिर के ऊपर से जा रहा होगा बाउंसर, वो तब जाता है जब तुमको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता. 27.5 सेंटीमीटर. व्हाट इज द 10% ऑफ इट? 2.75. 3/4 का मीनिंग क्या होता है? 75%. बराबर, मतलब इसका इंटू 2 इंटू 0.75. 27.5 इंटू 0.75. अब वो कैसे करते हो, रैपिडली कैसे करते हो वो बताओ. दो तीन तरीके हैं. अभी भी तुम उस मोड से बाहर नहीं निकल पा रहे हो. 27.5 इंटू 0.75. अरे, दिस इज नॉट द वे इट इज टू बी डन. बताओ. बताओ. अभी मैंने अगर बोला होता ना कि एक डेयरी मिल्क है, उसके 4 टुकड़े करो, 3 टुकड़े खुद रख लो, तो समझ में आता बराबर से. तो 27.5 का 3/4.
मतलब 27.5 के 4 टुकड़े करो, 3 रख लो साइड में। 27.5 का आधा कितना होता है? 13.75। 13.75, ये हाफ हो गया, हाफ। व्हाट इज 13.75 का और हाफ? सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आई नो। नियर 20 के आसपास, गुड। 13.75 का हाफ कैसे करते हो? 13 का हाफ क्या होता है? 6.5। 0.75 का हाफ क्या होता है? 0.375। तो कर लो ऐड और बताओ। 6.5 में 0.375 ऐड करोगे तो क्या मिलता है? 6.875। 6.875 और 13.5, 13.75 कितना होता है? 13.75 और 6.875 कितना होता है? 20 पॉइंट। देखो तो आंसर क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20.625। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड। 1 मीटर लंबा रस्सी है, उसको एक एंड पे फिक्स कर दिया। द अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज, मतलब ट्रांसवर्स वेव बन गया ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज। ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप्स गेट्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग। तो वो जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हुआ था वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आया। चार चार लूप बन गए। 4 लूप बन गया, मतलब बेसिकली थर्ड ओवरटोन मतलब फोर्थ हार्मोनिक है। ओके। Find the speed of progressive wave which produces a stationary wave. Hint: remember that the moving end is an antinode. Moving end मतलब जिस एंड से तुमने प्रोपोगेट किया वो एंड क्या है? एंटीनोड है। तो 4 लूप कैसे बनेंगे फिर? 3 फुल लूप और 2 हाफ लूप, ऐसे 4 लूप बन सकते हैं। ओके। देन उसका मतलब ये हो सकता है, हाँ। तो अब आपको क्या पूछा, क्या है आपको? स्टेशनरी वेव का स्पीड पूछा है। तो पहले तो गिवन में क्या क्या है वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ लूप्स। नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? 4 है। तो नंबर ऑफ लूप्स को मैं डिनोट करता हूँ क्यू से। क्यू से। उसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। तो ये 15 हर्ट्ज मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी? कौन सा फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी? हम्म अटक गए? इसलिए थियरी इंपॉर्टेंट होता है। स्टेशनरी वेव के केस में जो दो सुपर इम्पोजिंग वेव होते हैं उसका फ्रीक्वेंसी सेम होता है, क्योंकि एक ही वेव का है, वही रिफ्लेक्ट होके आया। तो जो स्टेशनरी वेव बना उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ऐसा बोल सकते हो। गुड। आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? क्या करना है फाइंड? स्पीड। तो कैसे करोगे स्पीड फाइंड? कैसे स्पीड फाइंड करोगे? कैसे करेंगे? पहली बात तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है कि नहीं वो सोचना पड़ेगा। तो इज इट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इज इट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोनिक? कितने लूप बने? 4 लूप। तो कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड, फोर्थ, ओवरटोन थर्ड। तो ये 15 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, ये फंडामेंटल का दिया है कि थर्ड ओवरटोन का है? मतलब फोर्थ हार्मोनिक का। किसका ये? किसका ये? फोर्थ हार्मोनिक का है कि फंडामेंटल का है? चलो मान लेते फोर्थ हार्मोनिक। अगर तुम फोर्थ हार्मोनिक बोल रहे हो तो तुम ये बता रहे हो 4n = 15 हर्ट्ज। तुमको क्या फाइंड करना है? वी। तो वी कैसे फाइंड करेंगे?
v इक्वल टू, हाँ चलो ठीक है, v इक्वल टू एन लैम्डा मान लिया, v इक्वल टू एन लैम्डा भी मान लिया। तो व्हाट इज लैम्डा, तुमको भी चाहिए ना। चलो व्हाट इज लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा। चार लूप, एक लूप में होता है लेंथ इक्वल टू लैम्डा बाई टू, दो लूप में होता है लैम्डा इक्वल टू लेंथ, लेंथ इक्वल टू लैम्डा, तीन में होता है इक्वल टू थ्री लैम्डा बाई टू, फोर में कितना होता है फोर लैम्डा बाई टू, तो लेंथ कितना है टू लैम्डा, फोर लैम्डा बाई टू मतलब टू लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज एल बाई टू, पक्का, श्योर। तो v इक्वल टू एन, व्हाट इज एन, व्हाट इज एन, 15 बाई फोर, लेंथ 1 मीटर था, 1 मीटर बोला है ना, तो व्हाट इज दिस 15 बाई 8, व्हाट इज 15 बाई 8, 1 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड, आंसर क्या दिया हुआ है 6 पॉइंट, हाँ। तो आप बताओ गलती कहाँ है, फोर एन नहीं चाहिए था, फोर एन नहीं चाहिए था, तो क्या चाहिए था एन, पक्का, चल ओके। तो फिर यहाँ पे क्या लिखूं मैं 15, व्हाट इज 15 बाई टू 7.5, फिर भी तो नहीं आ रहा ना आंसर, नहीं, तो सोचो, सोचो सोचो क्या गलती होगी सोचो। तो ये जो सब क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो फॉर्मूला तो कोई गलती नहीं है, गलती है इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, रिमेंबर दैट द मूविंग एंड इज एन एंटी नोड, और चार लूप बने, मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि साढ़े चार लूप बने, साढ़े चार लूप बनेंगे ना, मूविंग एंड इज एन एंटी नोड, उसके बाद उन्होंने बोला है कि चार लूप बने हैं, तो ये एक हो गया, तो ये दूसरा हो जाएगा, यू विल हैव थर्ड, यू विल हैव फोर, ठीक है, आई जस्ट एक्सटेंड दिस डायग्राम, ओके। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि ऐसा है, और जो मूविंग एंड है एक ही एंड पे तुमने टाई करके रखा है, स्ट्रिंग को तुमने एक एंड पे टाई करके रखा है, जो मूविंग एंड है, मूविंग एंड इज एन एंटी नोड, तो चार और हाफ ऐसा लूप है। तो अगर ये पता होता, ये समझा होता, तो क्वेश्चन तो इजी था, तुमको तो पता ही है नोड टू नोड कितना लैम्डा बाई टू, ये कितना लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू, टू लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, फोर लैम्डा बाई टू मतलब टू लैम्डा, यहां तक तुम्हारा आ गया टू लैम्डा। उसके बाद, उसके बाद नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई फोर, तो व्हाट इज लेंथ इन दिस केस, यस, तो 9 लैम्डा बाई 4, बराबर, क्लियर है यहां तक, सर सर, तो व्हाट इज लैम्डा 4l/9, तो 4l/9 ये आ गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो, तो व्हाट यू विल हैव, देयरफॉर v इक्वल टू n लैम्डा, तो n की वैल्यू है कितना है 15 हर्ट्ज, व्हाट इज लैम्डा 4l/9, l की वैल्यू कितनी है 1, तो 60l/9, l की वैल्यू 1, तो 60/9, 60/9 इज 6.67 समथिंग समथिंग और मीटर पर सेकेंड हो गया। डन। तो वापस एक चीज बता देता हूँ, गलती नहीं हो इसके लिए, अगर तुमने यहाँ पे 4n लिखा तो दैट इज नॉट करेक्ट, the frequency with which the original wave is sent is always fundamental frequency, so that is not the frequency of whatever overtone is given to you। वैसे तो ओवरटोन है भी नहीं पूरा, साढ़े चार लूप है,
तो क्या बोलोगे उसको? कुछ नहीं बोल सकते ना। 3.5 ओवरटोन, इट इज नॉट 3.5 ओवरटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A violin string vibrates with fundamental frequency of 440 hertz. 440 hertz का frequency है. What are the frequencies of first and second overtone? This is joke. Next solve करेंगे हम. Violin मतलब a string which is stretched between two ends. Fundamental अगर 440 है तो उसके बाद वाला 2n होता है. First order second harmonic. तो 880 उसके बाद थर्ड होता है. तो 440 into 3 1320 हर्ट्ज. करेक्ट तो कुछ नहीं है, एन दिया है आपको, 2n और 3n फाइंड करने के लिए बोला है. मतलब 440 को 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करते आता है कि नहीं आपको, ये पूछा है तो आता है. ये दिस इज गुड, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. यहाँ तक आना था हमको, कंपल्सरी आना था ये. अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोर्क forks are arranged, okay, not is arranged, are arranged in series of increasing order of frequency. Each fork gives 4 beats per second with the next one. तो हर एक फोर्क का अगले वाले के साथ 4 बीट्स है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट. तो जो भी लास्ट फोर्क होगा 8 नंबर का, उसका जो फ्रीक्वेंसी है n8, इट इज 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, मतलब 2 टाइम्स ऑफ n1. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट फोर्क. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जेई नीट सीईटी में आता है विद 32 एंड 64 ट्यूनिंग फोर्क. अभी तो 8 ही बोला है आपको, वहां पे आता है विद 32 एंड 64. तो इसका मेथड ऑफ सॉल्विंग इज टू सिंपल. हमारे पास टोटल 8 फोर्क दिए हुए हैं, 8. आई विल नॉट ड्रॉ ऑल 8, इट इज जस्ट फॉर यू टू. चलो ठीक है, आई कीप ऑन फॉरगेटिंग कि वी आर इन डिजिटल वर्ल्ड. यहाँ पे कॉपी पेस्ट एटलीस्ट क्लास में अलाउड है. तो ये आ गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरे का फ्रीक्वेंसी n3, ये चौथे का, ये पांचवे का, ये सिक्स का, ये सेवेंथ का, और ये आ गया एट का n8. अभी आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि पहले का दूसरे के साथ 4 बीट्स है, और ये फोर कैसे अरेंज किए तुमने? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो n2 का फ्रीक्वेंसी n1 से बड़ा है, n3 का n2 से बड़ा है, n4 का n3 से बड़ा है, n5 का n4 से बड़ा है, so on so forth. यहाँ तक क्लियर? तो यू शुड अंडरस्टैंड कि बीट फॉर्मेशन में बड़ा फ्रीक्वेंसी माइनस छोटा फ्रीक्वेंसी, मतलब n2 माइनस n1 इज, सिमिलरली n3 माइनस n2 इज 4. Similarly, you will have n4 minus n3 as 4. Correct? ऐसा करते करते you will have n8 minus n7 as 4. और एडिशनल तुमको इंफॉर्मेशन दिया था, लास्ट ट्यूनिंग 4 मतलब n8, उसका फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट मतलब n1 है. बराबर? मतलब तुमको गिवन में क्या दिया है? n8 और n1 का कनेक्शन, रिलेशन. सही है ना? तो यहां से भी कनेक्शन फाइंड कर लो. कैसे फाइंड होता देखो. कैन आई राइट डाउन n2 एज n1 प्लस 4? अगर मैंने ऐसा किया तो यहां से मुझे n3 मिल गया n2 प्लस 4, लेकिन n2 खुद क्या है? n1 प्लस 4. तो व्हाट इज n1 प्लस 4 प्लस 4? n1 प्लस 8. तो n3 इज n1 प्लस 8. बराबर? कैन आई राइट इट डाउन लाइक 2 टाइम्स ऑफ 4? ओके. तो अब वेट अ मिनट, coming to the point, wait. Okay, so n4 equal to n3 plus 4. What is n3? n1 plus 8 plus 4 मतलब 12, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 4. सही बात? करेक्ट है? तो रिलेशन बनते हुए दिख रहा होगा तुमको. ये ना n2 और n1 का जो कनेक्शन है ना, ये n2 इज n1 प्लस 1 इंटू 4, राइट? n3 is n1 plus 2 into 4. n4 is n1 plus 3 into 4. अरे समझ में? यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, बाकी n1 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 जैसा था वैसे. बराबर है ना? yes.
क्योंकि ये ना 64 ट्यूनिंग फोर के लिए गए ना, तो फिर ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस। चलो पूरा करवा लेता हूँ एक बार, सो दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। व्हाट विल बी n5? 4 into 4. What will be n6? वेरी गुड, तो अभी हो ही गया, ऑलमोस्ट हो गया। n1 प्लस, तो व्हाट विल बी n8? 7 into 4, ठीक है ना? बट ऑल्सो n8 equal to 2 times of n1. Therefore, from equation number 1 and 2, n8 और यहाँ पे भी n8, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 you have 2 n1 equal to n1 plus 7 into 4 मतलब 28, ठीक है? तो n1 कितना आ गया? 28। तो n1 28 है, तो व्हाट विल बी n8? 2 into n1 मतलब 2 into 20 मतलब 56 हो गया। ऐसा 32 और 64 के लिए क्वेश्चन आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sonometer wire is stretched by tension of 40 न्यूटन। डायरेक्टली टी का वैल्यू दे दिया आपको। इट वाइब्रेट्स इन यूनिसन, यूनिसन मतलब रेजोनेंस, यूनिसन का मतलब होता है रेजोनेंस, मतलब स्टेशनरी वेव फॉर्म हुआ वहां पे, स्टैंडिंग वेव बना है, ऐसा आपका मतलब है। तो इट वाइब्रेट्स इन यूनिसन विद ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज। हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकंड्स if the tension in the wire is decreased by 1.24 न्यूटन? वेरी गुड। तो सोनोमीटर वायर में टेंशन था 40 न्यूटन का। नाउ दैट इज वाइब्रेटिंग विथ अ फोर्क। अभी यूनिसन का मतलब ये भी होता है, बेसिकली दो मतलब है उसका, रेजोनेंस तो है ही, ये मतलब भी होता है कि जो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी है वो पूरा का पूरा वायर को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि वायर तुम वाइब्रेट कैसे करवाओगे? विद द हेल्प ऑफ फोर्क। इसका मतलब पहले केस में फ्रीक्वेंसी कितना है? 384। हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स? नंबर ऑफ बिट्स कब होता है? जब फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसीज हो अलग अलग वैल्यूज के, स्लाइटली डिफरेंट। तो पहले जब टेंशन 40 न्यूटन था तो फ्रीक्वेंसी था 384 हर्ट्ज का। अब पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी में तो बीट्स आते नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करोगे? बाय चेंजिंग टेंशन, क्योंकि यू रिमेंबर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन। अब बोला है कि हाउ मेनी बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड्स। नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी, तो 2 सेकेंड मतलब 2 इंटू फ्रीक्वेंसी। पहले बीट का फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। कैसे फाइंड करते हो बीट फ्रीक्वेंसी? n1 माइनस n2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इन 2 सेकेंड बोला है। इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज्ड बाय 1.24 न्यूटन। बढ़िया क्वेश्चन है, गुड। तो आपको पहले दिया हुआ था टेंशन T1 की वैल्यू 40 न्यूटन, और उस केस में फ्रीक्वेंसी है 384 हर्ट्ज का। अब आपने टेंशन कम कर लिया 1.24 से, तो कितना आ गया? 38.76 न्यूटन का। सही है। देन हाउ मेनी बीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स? मतलब बेसिकली तुमको फाइंड क्या करना है? तुमको फाइंड करना है n1 माइनस n2 इंटू 2, राइट? बिकॉज n1 माइनस n2 इज बीट प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, वो बीट फ्रीक्वेंसी होता है, इंटू 2। अभी n1 माइनस n2 कैसे फाइंड करेंगे? ये भी सिंपल है। तो अगर आपको याद होगा, फ्रीक्वेंसी 1/12 रूट ऑफ a by m। Did you change length? No. Did you change mass unit length? No. So n is proportional to root of t, बराबर। तो n2 by n1 is root of t2 by t1। तो n2 equal to root of t2। What is root of t2? 38.76 अपॉन 40। और ये n1 वहां पे गया, n1 आ गया, n1 की वैल्यू 384 है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। What is 38.76 by 40? क्या है? 38.76, 6.4।
हाँ 6.4 का स्क्वायर आएगा। हाँ ओके ठीक है। व्हाट अबाउट 40? 2√10 2 पाई, तो ये आ गया 6.4। 6.4 और 38.76 का रूट 6.4 होता है, 40 का 2√10 होता है, 2 इंटू पाई मतलब मोर और लेस। ठीक है ना? तो एक काम करता हूँ, अभी अपने पास उतना टाइम है नहीं, तो सिर्फ क्योंकि आंसर मैच करना पड़ेगा हमको, नहीं तो चेक करना पड़ेगा कि कोई और मेथड है क्या, मतलब हमने कुछ गलती की है क्या। इन शॉर्ट 0.969 का रूट, 0.969 का रूट 0.9843, 0.9843 बराबर, सही है ना? तो 0.9843 इंटू N1। N1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो करोगे तो गए, कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। तो तुमको फाइंड करना था, क्या करना करना था फाइंड 2 टाइम्स ऑफ N1 माइनस N2। तो 2 टाइम्स ऑफ N1, N1 तो N1 है, माइनस N2 N2, 0.9843 टाइम्स ऑफ N1, सही है ना? हाउ मच इज दिस? 0.015 पक्का इंटू N1, आखिरी सब्स्टिट्यूट करेंगे अब। हाउ मच इज दिस? व्हाट इज 157 का डबल? 314। तो ये कितना आएगा? 0.0314 इंटू N1 कितना है? 384। करेक्ट आंसर क्या है? आंसर क्या दिया हुआ है आंसर? 12, 12 ना? हाँ ठीक, 12 आएगा ना फिर। तो 384 इंटू 0.0314, 12 हो गया। तो 12.05 मतलब 12 बीट्स डन।